भाई आपके यहां क्यों ऐसी परिपक्वता नहीं आई कि आरएसएस ने सबसे टारगेट हमको ही समझा? जहां भी कहीं टूटन हुई वह आरएसएस को क्यों टारगेट समझा? आरएसएस ने सोशलिस्टों के माध्यम से ही क्यों वो किया कि आखिर पूरे समाज में जिस दृढ़ता से समाजवादियों ने नारा दिया था, संसो पाने बांटी घाट, पिछड़ा पाए 100 में 60, राष्ट्रपति की हो संतान या चपरासी की, सबको शिक्षा एक समान, ये सब कैसे पीछे समझौते कैसे करते गए और कैसे जिस समाज ने उम्मीद से समाजवाद की तरफ देखा था वो हर बार कैसे अपने आप को विचलित महसूस। अध्यक्ष जी रामकृष्ण जी, विजय प्रताप जी, निशिकांत जी और भाई डॉक्टर सुनील जी, तमाम मैं जिस दौर में समझ विकसित हुई वह नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब से मेरे बुजुर्गों को पुलिस थाने में 2 बार हाजिरी देनी पड़ती थी, तो समाजवाद में मुझे कुछ रास्ता जैसे विकसित हुई। सांडेराव मणिहारी कांड हुआ था राजस्थान में, जहां शादी होने के बाद महिला पहले अपने ससुराल जाने के बजाय उस रावड़े में जाती थी और वहां रहना पड़ता था। और नीमका थाना के पास एक बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ था 69 में कि भूमि सुधार के लिए जिन लोगों को अधिकार दिए गए थे वो उस भूमि पे काश्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो 5 लोगों की सड़क पे दिन दहाड़े हत्या कर दी और ये कहा कि ये रात को क्यों निकले थे। तो ये सवाल जेहन में थे। और उसी दौर में एक गणेश्वर जगह थी, वहां पे सोशलिस्ट लोगों की अगुवाई में उस तीर्थ पे एक जातियों का आतंक को तोड़ने का प्रयास किया था। मैं मधुलिमा जी के साथ कुछ पल मैंने छात्र जीवन के बाद गुजारे, मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। और वही प्रतिबद्धताएं हैं कि समाजवादी पार्टी का विघटन समाजवादियों का और उनकी घटती प्रतिबद्धताएं और आरएसएस की कैसे पहुंच के लिए हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर पूरे समाज में जिस दृढ़ता से समाजवादियों ने नारा दिया था, संसो पाने बांटी घाट, पिछड़ा पाए 100 में 60, राष्ट्रपति की हो संतान या चपरासी की, सबको शिक्षा एक समान, ये सब कैसे पीछे समझौते कैसे करते गए और कैसे जिस समाज ने उम्मीद से समाजवाद की तरफ देखा था वो हर बार कैसे अपने आप को विचलित महसूस। राजस्थान में जनता दल और जनता दल की सरकार राजस्थान में बनी और जनता दल के लगभग बराबर बीजेपी के एमएलए थे, और मैंने देखा कि वो शिफ्ट होके और अलग से जनता दल का एक टुकड़ा बना। तो ये विघटन इतनी तरह से देखे कि बार बार टूटने के बाद हम निराशा के बाद कि यहां जनता दल के, उसके बाद खड़गवासला में मैं शायद सबसे कम उम्र का था, सोशलिस्ट इकट्ठा हुए कि जाए कहां। लंबा चिंतन हुआ, लेकिन व्यक्तिगत अहम छोटे छोटे सवाल, उन सवालों पे हम टूटते गए। और आरएसएस जिससे मुकाबले की बात हो रही है, मैं अभी भी आपसे अनुरोध करता हूं, इसका जो कार्यक्रम का आयोजक है, कि इसमें वैचारिक समझ विकसित, भाई आपके यहां क्यों ऐसी परिपक्वता नहीं आई कि आरएसएस ने सबसे टारगेट हमको ही समझा? जहां भी कहीं टूटन हुई वह आरएसएस को क्यों टारगेट समझा? आरएसएस ने सोशलिस्टों के माध्यम से ही क्यों वो किया? इस पे हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि समाज में बदलाव की बयार की अगुवाई जो विचारधारा कर रही है, उस विचारधारा में क्या ऐसी कमियां थी कि वो टूटती गई, और कैसे हम, क्योंकि कानून
संवैधानिक प्रतिबद्धता, इन सब में बार बार घटनाओं की पुनरावृत्ति होती गई। अभी विजय प्रताप जी जिक्र कर रहे थे, 12 साल की एक बच्ची और 14 साल की एक बच्ची, जिनका सिनेमाई अंदाज में सामूहिक बलात्कार हुआ। उनके 11 साल के भाई ने देख लिया तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ने कहा कि ये 11 साल का बच्चा अपराधी है, अगर ये नहीं देखता तो ये लड़की आत्महत्या नहीं करती। उसमें भौर भाई भी गए थे, विजय प्रताप जी भी गए थे। मुझे अजीबोगरीब स्थिति लग रही थी कि जिन लोगों पे इसका, और विधानसभा और लोकसभा में जो लोग चाहे किसी दल के हों, कहीं कोई एक शब्द उस बारे में नहीं। और इस सारे उसमें, इस दौर में शिक्षा के सवाल पे, इस सारे सवालों पे सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उनकी आज की क्या हिस्सेदारी है? क्या लोकसभा में, विधानसभा में इन बातों को नहीं उठाना चाहिए था? अकेले होते तो भी उठाते। अगर हम अपने आप को मधुलिमा जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, अलग बैठ के चिंतन करिए कि कहां किस रास्ते पे कैसे वापस इस अंधे सुरंग में कहां पहुंच गए। इस पे चिंतन करना बहुत जरूरी है। और इसमें से पर्यावरण का सवाल कहां है? आज पानी के सवाल पे हम कहां? पानी पीने लायक नहीं है। आज हवा की स्थिति क्या है? दिल्ली में जो सबसे ज्यादा सुरक्षा करती थी अरावली, उसका लगभग 37% हिस्सा, कोई कहता है 27 है 37, हम खत्म कर चुके। लेकिन उसके सवाल पर सब मौन है। उसके सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? सबसे ज्यादा जो जिसका नारा देते थे 100 में से 60 की बात करने वाले, आज दलित है, इसका विरोध करता है। कितने दलित जेलों में हैं? कितने मेरे जैसे लोग जेलों में हैं? उनका कोई अगर खनन का विरोध करता है तो कहते हैं विकास विरोधी। अभी मैं हिसार में गया था, वहां के गांधीयन संस्थाओं ने, कुछ वकीलों के संगठन ने मुझे बुलाया था। मैंने एक ही सवाल कहा था, उसमें बवाल के मेरे को माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा था इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था, हमारी तरक्की जिसको हम कहते हैं, उसके बावजूद अगर पीने के पानी की ये स्थिति है, सांस लेने की ये स्थिति है, तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। और आपकी दिल्ली के नियोजन में कितनी कमियां हैं। आपने जो भी शहर बसाए उनमें उन्होंने अपने लिए क्या जरूरतें हैं ये कभी ध्यान नहीं रखा। शहर बसाए हम कहीं से छीन के ले आएंगे। आपको पानी चाहिए, आपको हवा चाहिए, क्या आपने अपने नियोजन में उनका ध्यान रखा था या नहीं रखा था? और नहीं रखा था तो उस गांव का क्या दोष है जिसने अपनी नदी, अपने नाले, अपने तालाब, चारागाह बचा के रखे हैं? अगर वो अपने पानी पे अपना हक जताता है तो आप उस पर लाठियां गोलियां चलाते हैं, उसको जेल में डालते हैं। इसके लिए आपको इस देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए कि हमने नियोजन में ये गलती की? तो ये मौलिक सवाल है। इन मौलिक सवालों को इस देश की संसद में, विधानसभा में, सार्वजनिक स्थलों पर उठाना चाहिए। ये सोशलिस्टों की जिम्मेदारी थी और हम सब ने लगातार बार बार क्यों टूटते रहे, इसका विश्लेषण, ये हंसी मजाक का विषय नहीं कि हम कहां क्यों टूटे और राजनीति में हम सहज क्यों, इसके लिए उपलब्ध हुए। यही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। मैं जिस धरती से आता हूं उस धरती से इन दोनों महानुभावों का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये साल महात्मा फुले जी का 200वां जन्म जयंती का साल है और जिन बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में दलितों के अधिकार के लिए उस तालाब का पानी पिया था। उसका ये 100वां साल है। ये दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फुले जी का 200वां जन्मदिन और महाड़ सत्याग्रह का 100वां साल। महाड़ सत्याग्रह की खासियत ये थी कि बाबा साहब के साथ जितने लोग थे उसमें सहस्त्रबुद्धे थे, चिटनिस थे, मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट आर बी मोरे थे,
ये सब लोगों ने मिल करके बाबा साहब को महाड़ का सत्याग्रह करने के लिए महाड़ में बहुत मदद की। वो सब लोग सेवादल की स्थापना में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। टिप्पणीस हो, सहस्त्रबुद्धे हो और बाकी सभी लोग। हम लोगों ने आज जो विषय सुना है, वंचित बहुसंख्यकों का सशक्तिकरण हेतु जाति विनाश पर सोशलिस्ट नजरिया। वंचित बहुजनों का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब जाति विनाश होगा। ये एक सादी बात है, मेरे को जितनी समझ है उसके हिसाब से। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से आज जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कुछ जातियों के ऊपर बहुत काम किया है। अभी अंसारी साहब है यहाँ पर, अभी हमारे शब्बीर भाई का इंतकाल कर गए। शब्बीर अंसारी साहब ने राष्ट्र सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में पसमानदा मुसलमानों के लिए जिस ढंग से काम किया है और उसका इम्पैक्ट देश भर में जो हुआ है, उसको देखते हुए 2-3 चीज़ों के ऊपर हम सब लोगों को दिल से काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग वंचित बहुजनों का सशक्तिकरण चाहते हैं और जाति का विनाश चाहते हैं, तो हम लोग लोहिया की तरफ हमको जाना पड़ेगा। कोई भी जात हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी ये हो, घटक हो, वो उसके फायदे की तरफ दौड़ रहा है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। छोटी छोटी जातियों का उसका खुद का एक मत हो गया है कि मैं समूह में मेरे खुद का विकास नहीं कर सकता हूँ। मेरा विकास अगर मुझे करके लेना है, मैं जिस समूह से आता हूँ उस समूह का अगर विकास मुझे चाहिए, तो मुझे मेरा खुद का सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लब करके मेरा खुद के हिस्से बहुत कुछ नहीं ला सकता हूँ। मैं दोपहर में कोलगे सर से बात कर रहा था कि तेलंगाना स्टेट ने उपवर्गीकरण की प्रोसेस को शुरू किया है। महाराष्ट्र में ये बहुत फोर्सफुली अभी इसकी मांग आगे आ रही है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर सर अपने को बहुत गहराई से चिंतन करके इसके ऊपर एक अपनी साझा राय देनी होगी। क्या है कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों को एड्रेस करना पिछले 10-20 सालों से कम कर दिया है, हम करते ही नहीं हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो बड़े पैमाने पर हम सब लोगों को, हमने जो उद्देश्य इस चर्चा सत्र का रखा है, उसके सफलता की तरफ हम लोग 1-2 कदम बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें सर, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पे एक महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय करके था। वो कॉलेज का आइडेंटिफिकेशन ऐसा था कि महाराष्ट्र में 2nd लार्जेस्ट दलित स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते थे, और वो दलित मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सेंटर था मेरा गाँव। लेकिन आज दलितों के सीरियस से सीरियस सवालों पर भी उस गांव में कोई रिएक्शन नहीं आता। ये जो हालात पोस्ट ग्लोबलाइजेशन हुए हैं, इनके बारे में हम सब लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा। और आर्थिक नीतियों ने जिस प्रकार से इन सब चीज़ों में एक अंतर्विरोध पैदा करके रखा हुआ है, उसके बारे में भी हम सब लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पीक ओवर हियर, फिर भी मैंने हमारे नेताजी के आग्रह पर मेरी जितनी भी छोटी मोटी बात है आप सब लोगों के सामने रखी हुई है। मैं मेरा जो सुझाव है इसके लिए वो ऑन पेपर सर के लिए दे दूंगा। थैंक यू। आपका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2-3 छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरा काम है लड़कियों की सुरक्षा पे, क्योंकि यहाँ पे जाति की बात हो रही है, तो कभी हमको पंडित की बिटिया बोला जाता है, तो कभी दलित की बिटिया बोला जाता है। तो एक्चुअल में औरत अपने आप में ही एक जाति है। तो औरत तो अलग से ही एक जात है। वो बाद में जब अपना कोई पॉलिटिक्स सीधा करना होता है तो फलाने की जात की है,
तब बात की जाती है। तो जब सुरक्षा की चर्चा होती है पूरी दुनिया में, तो लड़कियां, महिलाएं उससे ज्यादा कनेक्ट करती हैं, क्योंकि वो सुरक्षा की मार वो सारी स्त्रियां झेलती हैं, वो चाहे एक दलित परिवार की बेटी हो या ब्राह्मण परिवार की, वो सबके साथ सेम ही होता है। तो हमने जो शुरुआत की, क्योंकि मैं एक सर्वाइवर हूं, तो अपने से शुरुआत की, और वीरांगना वाहिनी की बात इसलिए कर रही हूं कि जब हम लोगों ने ये काम करना सुरक्षा को लेकर के गांव में, कस्बों में, जिलों में शुरू किया, तो पहले तो लड़कियों से कनेक्ट करना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो वो आ जाती है। लेकिन आज का माहौल ये है कि यादव की बस्ती, दलित की बस्ती, ठकुराइन की बस्ती, पता नहीं किसने बस्तियों में हम लोग बटे हैं, और आज हम आमने सामने भी होना पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो कभी किसी की बस्ती में, कभी किसी की बस्ती में, बार बार जाकर के सुरक्षा की बात पर चर्चा करते हैं। और फिर एक जगह जब तय हो जाती है, क्योंकि हमने 5 देशों से ट्रेनिंग ली है, जो इंडिया से मार्शल आर्ट सीखा है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, लेकिन जो सीखा है वो सिखाती नहीं कि 5 से 10 सेकंड में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हम वो सिखाते हैं, और वो सभी लड़कियों की और महिलाओं की जरूरत है। तो जब हमारी इस पे चर्चा शुरू हो जाती है, जब एक मौका आता है कि ये हमको भी सीखना है, तो फिर उस पे बहस शुरू होती है कि आप मेरी बस्ती में सिखाइए, आप मेरी बस्ती में सिखाइए, हम उस बस्ती में नहीं जाएंगे। तो हमको उसी समय जरूरत होती है, भाई हम तो एक जगह, जहां हमको जगह मिल रही है, आपको वहां आना पड़ेगा। और जब आपको ट्रेनिंग 100 लोगों की करनी है, तो एक गांव में 100 लड़कियां तो मिलती नहीं है, तो 4 गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन अब सीखना सभी को है, क्योंकि इज्जत तो सभी की लुटती है, हम लोग तो औरत अपने आप में ही एक जाति है। तो फिर उस पे उन लड़कियों में चर्चा होती है, वो जो जात का मामला है, वो सभी जातियां एक साथ आती हैं और फिर वो ट्रेनिंग लेती हैं। ये ट्रेनिंग हमारे लिए एक बहाना है कि हम आपसे संवाद कैसे कर सकते हैं। जब ये संवाद शुरू होता है, तब वो जो जातिगत भेद है, जो हम लोग लगातार अभी आज चर्चा कर रहे हैं, और बहुत सारे इस जाति के कारण, धर्म के कारण हम ही सबसे पहले आहुति चढ़ते हैं। तो वीरांगना वाहिनी ने एक ये सुंदर काम किया है, ये हो गया है कि करीबन 25 जिलों में हम इन मुद्दों को लेके काम करते हैं, और हम किसी को कहते नहीं है कि आप जाति की बात करो, हम कोई जाति की बात नहीं करते हैं। ये जब हम चर्चा करते हैं, तो अपने आप में ही ये सुंदर चीजें हो जाती हैं कि वो भेदभाव मिट जाता है। उसमें अभी मैं, क्योंकि 13 फरवरी को कार्यक्रम की हूँ, तो एक स्टोरी है। हमारे वहाँ की टीम जो है सीतापुर गई और एक गांव में मीटिंग कर रही थी। 6 बज गया था शाम का, क्योंकि फरवरी में छोटा दिन होता है, तो शाम हो गई थी। तो एक तरफ दलित की बस्ती थी, और एक तरफ ओबीसी, और एक तरफ ठाकुर की बस्ती। तो हमारे यहाँ टीम ने बात किया, तो बोला कि आप हमारे मोहल्ले में आइए, बात करिए। तो बोली ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो कहाँ बात किया जाए। तो फिर ये तय हुआ तीनों बस्तियों में कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी, वहां पे चर्चा शुरू हुई। तो सारे लोग आ गए, तो स्त्रियां बात ही कर रही थी, तो कुछ ज्यादा दिमागदार, क्योंकि पुरुषों का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, माफ करिएगा, नेगेटिव। तब तक एक सज्जन आए, और क्योंकि हम लोग सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो हम उनकी बात बता रहे थे। तब तक एक पुरुष सज्जन आए, तो उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू जी ने दलित महिलाओं के लिए क्या किया है। तो हमारे वहां की जो लीडर थी वो शांत हो गई। जो बाकी महिलाएं थी, उन्होंने कहा ये तो सिर्फ महिला की बात कर रही हूँ, तुम जात कहाँ ला रहे हो। ये उन गांव की लड़कियों ने और महिलाओं ने कहा कि इसलिए तुमको नहीं बुलाते हैं, तुम जबरदस्ती घुस आते हो, बाहर जाओ। उन महिलाओं ने उन 4-5 पुरुषों को बाहर निकाला, बोला हम औरत ही अपने आप में एक जात है, पहले हम अपनी बात कर ले, बाद में जात आएगी। तो ये काम अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और 13 फरवरी को करीबन 25 जिलों से हम लोग जो डांस काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से 5000 लड़कियां आई थी इस सम्मेलन में। हमारा फोकस 3 है, निर्णय, नेतृत्व, निर्माण। क्योंकि हम जातिगत अगर बात कर रहे हैं, तो संसद में, विधानसभा में सारी जगह स्त्रियां हैं, लेकिन समस्या इस बात की, जो कुर्सी है
उसकी वो पावर नहीं जानती हैं। आज पूरे देश में जहां भी बलात्कार हो रहा है, जहां भी स्त्रियों के सवाल को ठेस पहुंचाया जाता है, हमारे विधानसभा और संसद भवन की महिलाएं चुप रहती हैं, क्योंकि उनको अभी भी अपना अधिकार और निर्णय और नेतृत्व करना नहीं आ रहा है, इसलिए इस देश का निर्माण नहीं हो रहा है। धन्यवाद।